नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज हम पाठ करेंगे तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम एक फिल्म का नाम है। तीसरी कसम के निर्माता निर्देशक शैलेंद्र थे। शैलेंद्र को शिल्पकार क्यों कहा गया है? जैसे शिल्पकार कौन है? आर्किटेक्ट, जो किसी चीज़ का निर्माण करता है। तो इन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया था, इसलिए उनके लिए यहाँ पे विशेषण शिल्पकार का इस्तेमाल किया गया है। जैसे शिल्पकार अपने ढंग से चीज़ों का निर्माण करता है, वैसे ही फिल्म का निर्माण इन्होंने अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने तरीके से किया था। कैसे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, वो नहीं सोच के, जिससे उनको तसल्ली हो, जो उन्हें अच्छा लगे, उस हिसाब से उसका निर्माण किया गया था। अब आपका प्रश्न होगा कि एक फिल्म के बारे में हिंदी की पुस्तक में क्यों दिया गया है, साहित्य से इसका क्या लेना देना? देखिए, तीसरी कसम जो थी वह एक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। उपन्यास माने नॉवल। अब फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास था? मारे गए गुलफाम करके उनका एक उपन्यास था, जिस पर बेस्ड ये फिल्म बनी थी। इस फिल्म की पटकथा, स्क्रीन प्ले भी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। ठीक है, फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, वो फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखा था। अब आप कहेंगे क्यों लिखा होगा उन्होंने? ताकि कथा के साथ पूरा न्याय हो सके, और शैलेंद्र ने भी उस कहानी का एक एक रेशा, एक एक बारीकी को वैसे ही सिनेमा में उतार दिया था। इसलिए ये बहुत ही साहित्यिक और लिटरेचर से जुड़ी हुई फिल्म ही है। अब इस पाठ के लेखक कौन थे? इस पाठ के लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। प्रहलाद अग्रवाल जी जो थे, उन्होंने हमेशा फिल्म जगत से जुड़ी हुई बातों की ही रचना की है। जैसे उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी या उपन्यास, जो भी जीवनियाँ जितनी भी लिखी हैं, फिल्म घटनाओं से, फिल्म के जीवन से, फिल्म कलाकारों से जुड़ी हुई, निर्माता निर्देशकों से जुड़ी हुई उनके लेख हमेशा रहे हैं। तो आपको तीन चीज़ें याद करनी है। तीसरी कसम क्या थी? एक फिल्म थी। फिल्म के निर्माता निर्देशक कौन थे? शैलेंद्र थे। फिल्म के किस पर आधारित थी? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर आधारित थी। ठीक है, फिल्म की पटकथा किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखी थी। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? वो प्रहलाद अग्रवाल हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे, हम इसमें तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक, राज कपूर एज अ कलाकार, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे थे, उसके बारे में बताया गया है। शैलेंद्र एक गीतकार के रूप में कैसे थे, फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में कैसे थे, और फिल्म तीसरी कसम फिल्म के बारे में बताया गया है। तो तीन चीज़ें इस पाठ में मुख्य रूप से सामने आती हैं। हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे इस फिल्म के, छोटा सा भाग, इस फिल्म के नायक, नायिका, गीतकार, संगीतकार के बारे में, निर्माता निर्देशक के बारे में बात करेंगे। तीसरी कसम फिल्म के नायक जो थे, हीरो जो थे, राजकुमार थे। और इन्होंने किसका रोल प्ले किया था? हीरामन, जो एक गाड़ी चलाने वाला था, गाड़ीवान। गाड़ी, यहाँ बैलगाड़ी की बात की गई है। ठीक है, कार या उसकी बात नहीं, गाड़ी चलाने वाला, बैलगाड़ी चलाने वाला, जना जो सवारियों को बिठाते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी चलती थी, कार्ट, बुलक कार्ट को चलाने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई है। हीरोइन कौन थी? नायिका कौन थी? वहीदा रहमान। उन्होंने रोल कौन सा प्ले किया था? हीराबाई का रोल प्ले किया था। ठीक है, आप गूगल करेंगे राज कपूर कौन थे, वहीदा रहमान कौन थी। वहीदा रहमान अभी भी एक्टिंग करती हैं। शायद रंग दे बसंती आपने देखा हो, तो उसमें जो माँ का रोल किया था वो वहीदा रहमान ने किया था। ठीक है, तो वो थे।
संगीत किसने दिया था इसके गानों का? शंकर जयकिशन ने इनके गीतों का संगीत दिया था। गीतकार तो स्वयं शैलेंद्र जी थे और निर्माता निर्देशक भी शैलेंद्र थे। अब बात आ जाती है राज कपूर के बारे में। राज कपूर जो थे वो अपने समय के शोमैन थे। शोमैन माने वह व्यक्ति जो कलाकार तो है ही, साथ ही अपने अभिनय के कारण, अपनी एक्टिंग के कारण हमेशा चमक दमक ग्लैमर में भी रह रहा है। उसके चारों ओर का ऑरा ऐसा बन गया है कि उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां भी चल रही हैं। किंवदंतियां जिसको हम कह सकते हैं अलग तरह की बातें जिसमें पता नहीं सच है या नहीं है, कुछ गॉसिप्स भी चल रही हैं। और आज की भाषा में करेंगे, ऐसा जना शोमैन वो जना है जिसके पीछे पेपराजी हमेशा लगे रहते हैं कि अरे इसका एक स्कूप मिल जाए, ज़रा से इसके जीवन के बारे में पता चले। तो वैसे व्यक्ति राज कपूर थे। पर राज कपूर ने जब संगम फिल्म बनाई और उस संगम फिल्म से बहुत ज़्यादा सफलता मिली, तो उन्होंने 6 फिल्में और बनाने का निर्णय किया, जिसमें एक मेरा नाम जोकर था, अजंता थी, मैं और मेरा दोस्त सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा नाम जोकर बनाने में ही उनको 6 साल लग गए थे और इस बीच उनकी अन्य फिल्में आई जिसमें जो एज अ एक्टर उन्होंने लीड की, जिसमें से एक फिल्म उनकी तीसरी कसम भी थी। ठीक है, राज कपूर को आलोचक, क्रिटिक्स, फिल्म के जो क्रिटिक्स होते हैं वो आँखों से बात करने वाला कलाकार मानते हैं कि उनकी आँखों का, आइज़ का ही इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन होता था कि वही उनसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिंग की जा सकती थी। तीसरी कसम उनकी सबसे यादगार फिल्म बनी, सबसे हसीन फिल्म बनी थी, जिसमें उन्होंने जागते रहो नाम की एक फिल्म उन्होंने ही बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग तो की थी पर यहाँ पर तीसरी कसम में उन्होंने हीरामन के, जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था, उसके कलाकार के उस पात्र के साथ, उस कैरेक्टर के साथ अपने कलाकार को एकाकार कर दिया था, एक कर दिया था। ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने उस पात्र को जिया है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक। देखो कहाँ वो इतना शोमैन, ग्लैमर से भरा हुआ, लोग उसके पीछे दौड़ने, और यहाँ बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनकर वे सामने आए थे। ठीक है, अब इसमें क्या था, जब तीसरी कसम फिल्म बनने, उन्होंने, शैलेंद्र ने कहा कि मैं ये एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो राज कपूर जो थे वो व्यावसायिक सूझबूझ बहुत रखते थे कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। तो उस बिजनेस सेंस जो थी ना उनकी बहुत कमाल की थी। तो राज कपूर ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम ये फिल्म बनाना चाहते हो, बनाओ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, आगाह किया, उन्होंने सावधान किया कि इससे तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे नहीं पैसे मिलेंगे, कोई बात नहीं, मैं ये फिल्म आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहता हूँ। आत्मसंतुष्टि, अपने मन की खुशी के लिए बनाना चाहता हूँ। ये हम आगे करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था शैलेंद्र ने, तो आप तब समझ जाएंगे। तो आत्मसंतुष्टि के लिए, मन की खुशी के लिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम बनाना चाहते हो, मैं तुम्हें साथ पूरा दूंगा। अब राज कपूर अपनी याराना और अपनी दोस्ती और मस्ती के लिए भी जाने जाते थे। उसे याराना, दोस्ती और मस्ती के चलते उन्होंने कहा ठीक है, फिल्म में काम तो मैं करूँगा, पर सबसे पहले मुझे मेरा पारिश्रमिक दो। पारिश्रमिक माने मेरी मेहनत के पैसे दो, वो मैं एडवांस में लूँगा। अब शैलेंद्र का मन बड़ा उदास हो गया। उन्होंने कहा ये दोस्त है, कैसा दोस्त है, मुझसे पैसे मांग रहा है। तो उन्होंने हंसकर कहा मेरा पारिश्रमिक केवल 1 रुपया है, 1 रुपी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम बस 1 रुपया दे देना। और इस बात पर वे दोनों जने खुश हो गए और फिल्म बनाने का उन्होंने निर्णय किया। ये बात हमने की राज कपूर की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शैलेंद्र के ऊपर। शैलेंद्र जो थे
इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। शैलेंद्र वैसे एक गीतकार थे, गीतकार जो गीतों की रचना करता है। गीतकार से ज़्यादा आलोचकों ने उन्हें एक कवि माना है। अब आप कहेंगे गीतकार और कवि में क्या अंतर होता है? गीतकार जो गीतों की रचना करता है, कई बार उसमें थोड़ी फैंटेसी भी होती है, थोड़ा चमत्कार भी होता है, और कलाकार कवि जो होता है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। तो वे गीतकार होते हुए भी कवि हृदय थे, वो ज़्यादा संवेदनशील थे, ज़्यादा सेंसिटिव थे उन चीज़ों को, किसी भी चीज़ को लेकर। उनकी जीवन में सादगी थी और साथ में चकाचौंध से तो वह बिल्कुल ही दूर थे। ना रुपयों की इच्छा थी उनको, उनको काम करना था केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। और एक और चीज़ थी, वे हमेशा जानते थे, कहते थे कि एक कलाकार का कर्तव्य क्या होता है। ये याद रखिए, आप में से कई लोग कलाकार हैं। एक कलाकार का कर्तव्य होता है दर्शकों की रुचि का परिष्कार करना। दर्शक यानी ऑडियंस, रुचि इंटरेस्ट, जो उनका किसी चीज़ की तरफ झुकाव होता है, उसका परिष्कार करना। उस परिष्कार माने और ज़्यादा अच्छा बनाकर दिखाना। अच्छा उनकी रुचि को ये सोचना कि नहीं, ऑडियंस तो यही मांगती है, करके हमें गलत नहीं दिखाना चाहिए। उसकी रुचि को धीरे 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 अच्छा बनाना सिखाना चाहिए। अब ये देखिए, इसका एक उदाहरण भी पाठ में दिया है। श्री 420 फिल्म का एक गीत था जिसमें लिखा था कि आया था कहीं पे, आएंगी दसों दिशाओं से हमारी, दसों दिशाएं हमारी कहानियां सुनाएंगी, गीत में ऐसा आया था। अब जब उन्होंने गीत में दसों दिशाओं की बात की तो कवि लोगों ने कहा, यार 10 दिशाएं कौन समझेगा, किसी को, कोई लिटरेचर से जुड़ा हुआ लोग थोड़ी सुन रहे हैं इसको, हमें 10 दिशाएं नहीं सुना लिखनी चाहिए। हम लोग 4 दिशाओं की बारे, 4 डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब ये 10 दिशाओं के बारे में तो कोई भी नहीं बात करता है, जैसे उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो इन 10 दिशाओं के बारे में नहीं लिखते, हम 4 दिशाएं कहते हैं। उन्होंने कहा ना, मैं इस शब्द को 10 दिशाएं ही लिखूंगा, और गाने में 10 दिशाएं गई, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अच्छी चीज़ दिखाऊं, अच्छी चीज़ सुनाऊं, जिससे उनका ये मेंटल लेवल भी ग्रोथ करे, उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा हो। इसे उन्होंने कहा दर्शकों की सोच का परिष्कार करना। अब हमने कहा कि उनके गीतों की क्या एक और विशेषता थी, जहाँ पे वो कलाकार की जिम्मेदारी मैंने बता दी, गीतों में एक सादगी थी बता दी, जिस तरह से वो सादा जीवन जीते थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें बता दी। और एक और विशेषता थी उनके गीतों की, उनके गीतों में हमेशा एक जीवन का संघर्ष सिखाया जाता था, और संघर्ष सिखाते सिखाते वो व्यक्तियों को उसकी मंजिल तक भी पहुंचा देते थे। और उस समय क्या था, देखिए, हम लोग नए नए आज़ाद भी हुए थे। आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हमारे अंदर ये भी था कि हमें जूझ कर, संघर्ष करके आगे बढ़ना है। उन्होंने हमेशा लोगों को बताया कि देखिए, व्यथा आदमी को हमेशा पराजित नहीं करती है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। व्यथा माने दर्द, तकलीफ किसी को हराती नहीं है, वो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये उनके गीतों में, ये उनकी बातों में पता चलता था। ठीक है, अब मैंने आपके उनको बता दिया था कि आपको गीतों की विशेषता, उनके जीवन की तरह गीत सादगी भरे हुए होते थे, ज़मीन से जुड़े हुए होते थे,
लोगों और उनका संदेश होता था कि व्यथा हमेशा लोगों को आगे बढ़ाती है। कलाकार का कर्तव्य है रुचियों का परिष्कार करना, और साथ में उनके गीतों में शांत नदी का प्रवाह था। जैसे नदी शांत होती है लेकिन आगे बढ़ती रहती है, वैसे ही उनके गीत भी शांत थे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आप गूगल करेंगे तो आपको शैलेंद्र के गीत मिल जाएंगे, शायद आप उन्हें सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरी कसम के बारे में। अब आपको मैंने बता दिया राज कपूर किस तरह के कलाकार थे, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता थी, कैसे गीतकार थे। अब हम समझते हैं कहाँ तीसरी कसम को। तीसरी कसम, जिसमें दो चीज़ मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ कि वो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी, जिसकी पटकथा भी उन्होंने ही लिखी थी। ये एक मार्मिक कृति थी। मार्मिक कृति यानी मन को छूने, मर्म को छूने वाली। मर्म क्या होता है? हमारे दिल को छूने वाली फिल्म थी। जैसे मैं कहूँगी मेरे लिए तारे ज़मीं में एक दिल को छूने वाली फिल्म है। मार्मिक तो नहीं कह सकती, ये रंग दे बसंती दिल को छूने वाली फिल्में होती हैं, आपके दिल को छू कर चली जाती हैं। मे भी आप लोगों ने देखी हो हाल फिलहाल कोई ऐसी फिल्म आई हो, मैंने नहीं देखी है जो। और ये सेल्यूलाइट पर इसको उतारा था। सेल्यूलाइट माने फिल्म का जो रोल होता है ना, उसे सेल्यूलाइट कहा जाता है। तो वो मन को छूने वाली फिल्म थी जिसको इन्होंने सेल्यूलाइट पर जैसा था वैसा का वैसा उतार दिया। ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल उसी ढंग से, उसी सादगी के साथ करवाया, प्रकट किया था। देखो उस समय में ना हर चीज़ को ग्लोरीफाई करके बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता था। दुख हो रहा है तो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा कि एक परिवार है, तूफान आया, बिखर गए बच्चे, माँ अंधी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे इधर उधर भटकते रहे, फिर मिले, फिर उसके बाद माँ की आँख अंधी हो गई थी, पत्थर लगा, ईश्वर की पूजा की, आंखें ठीक हो गई। तो किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करके बढ़ा चढ़ाकर, दुख को, तकलीफ को, प्यार को, किसी भी भावना को ग्लोरीफाई करके किया जाता था, जो तीसरी कसम में नहीं किया गया था। ठीक है, कथा के साथ 100% न्याय किया गया था। 100% रियलिटी को दिखाया था। कहानी का एक फणीश्वर नाथ रेणु ने जो कहानी लिखी थी उसकी एक एक रेशा, एक एक थ्रेड बारीकी को, उसी बारीकी के साथ, उसी खुशबू के साथ वहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस कहानी को इस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से इसे संवारा गया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला गया। मॉस्को में भी इस फिल्म को पुरस्कृत किया। कलात्मक फिल्म थी, कलात्मक आर्टिस्टिक फिल्म थी, संवेदनशील फिल्म थी, सेंसिटिव फिल्म थी। लेकिन एक दुखद सत्य भी इस फिल्म के बारे में है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होने लगी, तो वितरक इसे खरीदना नहीं चाहते थे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले, वितरक नहीं मिले, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था कि हाँ चलो मैं ये फिल्म लेकर अपने इस हॉल में दिखाऊंगा। कोई नहीं खरीदना चाहता था। अब क्यों नहीं खरीदना चाहता था? क्योंकि वितरक जो थे, वितरक माने डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो इस संवेदना को नहीं समझ सकते थे। इस फिल्म की जो संवेदना थी, जितनी सेंसिटिव ये फिल्म थी, उसको जिन लोगों को 2 से 4 कमाने का, जिन्हें पैसे कमाने हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ जा सकते। इट वॉज टू रियल। सच्चाई से जुड़ी हुई फिल्म थी, ज़मीन से जुड़ी हुई थी। और देखिए, हम फिल्म किस लिए देखने जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाएं, सारी चीज़ें भूल जाएं। तो ये फिल्म जो थी बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म थी। उसकी करुणा को, उसकी जो एम्पैथी
थी वो फ़ायदे नुकसान के तराजू में नहीं तोला जा सकता था। तराजू ऐसे जो पकड़ा जाता है उसमें नहीं कि ये एम्पैथी है, ये पैसे हैं, एम्पैथी ज़्यादा या पैसे ज़्यादा, क्योंकि पैसे इस फिल्म से कम ही लोग ऐसी साधारण सी फिल्म नहीं, ऐसी कलात्मक फिल्में, कला साधारण कहना गलत होगा, कलात्मक फिल्में नहीं देखना चाहते थे उस समय। उनको हर चीज़ को ग्लोरीफाई कर कर ही देखने का आदत थी। अब देखिए क्यों, क्योंकि उस समय जो फिल्में जितनी भी थी, लेखक ने लिखा है यहाँ पे, उसमें लोक तत्व का अभाव था। रियल जो सच्चाई थी उससे वो फिल्में दूर होती थी, जिंदगी से वो दूर होती थी। त्रासद स्थितियों को, जो भी ट्रेजेडीज उसमें दिखाई जाती थी, उनका चित्रांकन, उनका फिल्म में दिखाया जाना, ग्लोरीफाई किया जाता था, जिससे कि भावनात्मक शोषण हो सके। भावनात्मक शोषण यानी इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके, उनके इमोशंस को इनकैश कराया जा सके। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये मैंने पूरा पाठ आपको अपने ढंग से समझा दिया है। एक बार हम प्रश्न उत्तर पे आ जाएंगे। प्रश्न उत्तर कोई ऐसे कठिन नहीं है, आपको आसानी से क्विक रन करूँगी, आसानी से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कोई आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं हम ज़रा। तीसरी कसम फिल्म के को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ये अभी आपको मैंने बताया था। वीडियो को ही सुनेंगे तो आप सारे प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। शैलेंद्र ने कितनी फिल्म बनाई थी? शैलेंद्र ने एक ही फिल्म बनाई थी। ठीक है। राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म के कुछ नाम पाठ के शुरू में ही दिए गए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। नायक नायिका कौन थे? कोई भी फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था, इसमें भी वही आ जाएगा। और देखिए, तीसरी किस्म फिल्म के नायक नायिका का नाम बताइए, फिल्म में इन्होंने कौन से पात्र किए थे? नायक नायिका राज कपूर और वहीदा रहमान। राज कपूर ने हीरामन और वहीदा रहमान ने हीराबाई का पात्र निभाया था। तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? शैलेंद्र ने किया था। राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना नहीं की थी कि इस फिल्म के निर्माण में उन्हें 6 वर्ष लगेंगे? राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया था जब उन्होंने उनसे कहा था कि वो अपना पारिश्रमिक, अपना वेतन एडवांस में लेंगे? ठीक है। फिल्म के समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? आंखों से बात करने वाला। ये एक एक लाइन के हैं। फिर इसमें आपके जो अधिक ये वाले प्रश्न हैं, इन सबको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 से 30 शब्दों वाले। तीसरी कसम फिल्म के सेल्यूलाइड की लिखी कविता क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मार्मिक कथा थी, एक एक रेशा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे सेल्यूलाइड पर लिखी हुई कविता कहा गया है। इसमें देखिएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अपने वीडियो में दे चुकी हूँ। इसमें आशय स्पष्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके बाद भी आपको अगर नहीं समझ आया, मैंने वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसके बाद भी अगर आशय स्पष्ट नहीं आए तो आप मुझे ईमेल में भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, आपको उसकी जानकारी पूरी दे दी जाएगी। धन्यवाद।